हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी गुड एट होम। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब है कि हमारे रिएक्टेंट का स्टेट कैसा है। जैसे फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट, अगर हम दोनों की बात करें, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट, तो आपको मालूम है कि अगर कोई रिएक्टेंट गैसियस फेज़ में है, लिक्विड फेज़ में है या फिर सॉलिड फेज़ में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन गैसेस फेज़ का सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का सबसे लीस्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, सॉलिड का। गैसेस हमेशा फास्ट रिएक्ट करते हैं, तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा फास्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड का तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं लीस्ट होता है। अब जैसे केमिकल स्टेट की बात करें, तो केमिकल स्टेट में एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दो रिएक्शन ले लिया, 2NO + O2 2NO2, और एक रिएक्शन ले लिया मेथेन का कंबस्शन, तो इसमें 2O2 फॉर्म CO2 + 2H2O। अब यहाँ पे हम रिएक्टेंट मेथेन और NO की बात करें, तो यहाँ पे मेथेन में आपको 4 सिग्मा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जबकि NO में सिर्फ आपको एक पाई बॉन्ड तोड़ना होगा, और आपको मालूम है पाई बॉन्ड वीकर होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट में प्रेजेंट बॉन्ड पे भी डिसाइड हो जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा और किसका स्लो होगा। अब सेकेंड फैक्टर देखते हैं। सेकेंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। यानी कि जब स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिया, ए और बी मिलकर के बना रहे हैं प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में ए का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और बी के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती है, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाती है, तो ऑब्जर्व कर पाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ होता जाता है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाती है। नंबर 4 फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। नंबर 4 फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। आपको मालूम है कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो हम उन्हें कह देते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उनको कहते हैं कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट में अगर कैटेगराइज करें तो उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं, उनको हम कह देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। यानी कि कैटलिस्ट को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर फिफ्थ फैक्टर है सरफेस एरिया। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द केमिकल सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस हो, सॉलिड फॉर्म में हो, और आपने उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हो, तो आपको पता है पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और सॉलिड फॉर्म का सरफेस एरिया क्या है, कम रहता है। तो पाउडर फॉर्म में अगर वो केमिकल सब्सटेंस है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी विथ रेस्पेक्ट टू जो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में आपने लिया हुआ है। अगला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज के बिना या तो पॉसिबल नहीं होती हैं या तो बहुत ही स्लो होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए
हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, बट अगर इस रिएक्शन को डार्क में कराया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है। इसी तरह से आपको मालूम है प्लांट्स जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड तैयार करते हैं वो अंधेरे में नहीं तैयार कर पाते, तो प्लांट्स को अपना फूड तैयार करने के लिए भी सनलाइट की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, जिनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे रेडिएशन से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। These are the 6 factors which affect rate of reaction. अब हमें देखना है लॉ ऑफ मास एक्शन, रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपने देखना है एक्टिव मास क्या होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में जब कभी भी हम काइनेटिक्स में ऐसे टर्म लिखेंगे तो इसको हम कहते हैं एक्टिव मास, और एक्टिव मास का मतलब हमारे लिए है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको मालूम है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक्टिव मास का मीनिंग हमारे लिए क्या होगा? मोलैरिटी। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में सपोज करो कि हमने 2 रिएक्टेंट ले लिया और एक प्रोडक्ट बना लिया, तो लॉ ऑफ मास एक्शन विच इज़ प्योरली थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल लॉ है। इस लॉ में कहा जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आर से रिप्रेजेंट किया, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे बी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। दोनों को कंबाइन करें तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है ए बी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कांस्टेंट को कहते हैं रेट कांस्टेंट। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये लिखा गया है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो थ्योरेटिकली कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ए था रिएक्टेंट तो उसकी पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर कितनी? 2, जो कि है बी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये जो एक्सप्रेशन बना है आर इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हमें पता है ये जो पावर लिखी गई है 1 और यहाँ पे जो पावर लिखी गई है 2, ये थ्योरेटिकली लिखी गई है, और यहाँ पे हमें इस थ्योरेटिकल लॉ को अप्लाई करने से क्या समझ में आता है कि अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल किया जाए, अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट कितने टाइम्स होना चाहिए? 2 टाइम्स। बी की कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट कितने टाइम्स हो जाना चाहिए? 4 टाइम्स। बट अगर ऐसा नहीं होता, इफ डबलिंग द concentration of A does not double the rate of reaction. अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर डबल नहीं होता, दैट मीन्स ये जो पावर है, ये जो रिलेशन है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 इज नॉट करेक्ट. If doubling the concentration of B does not increase rate of reaction 4 times with respect to initial rate, that means R is directly proportional to B की power 2 is not correct. इसका मतलब है theoretical law हमारे experimental result से मैच नहीं करता. That means हमें
यहाँ पे थ्योरेटिकली 1 और 2 अगर हम लिखते हैं तो डबलिंग द कंसर्नेशन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन को डबल होना चाहिए, डबलिंग द कंसर्नेशन ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन को 4 टाइम्स होना चाहिए, और दोनों को अगर डबल किया तो 8 टाइम्स होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब है थ्योरेटिकल लॉ वैलिड नहीं है। हमें यहाँ पे जो ए की पावर लिखनी होगी या बी की पावर लिखनी होगी वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पे लिखनी होगी, और जब हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पे ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो मिलता है हमें एक्चुअल रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी कि a + 2b, अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक्चुअल रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर हमें लिखना है तो ये क्या होगा, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर, सपोज करो कि मैंने कंसीडर कर लिया x, b की पावर y, और अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो यहाँ पे लिखेंगे k, a की पावर x, b की पावर y। ये है हमारा एक्चुअल रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इसमें जो x और y हैं, x एंड y आर प्योरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। x एंड y दोनों ही क्या है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल। इन्हें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पे ही कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं, ये थ्योरेटिकल लॉ ऑफ मास एक्शन से वैलिड नहीं आते हैं। तो अब x और y को कहते क्या हैं, x को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a, y को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b, एंड x + y को क्या कहते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर डिफाइन करें तो ये क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन is known as order of reaction। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बन जाती है। आई होप कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा, रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ प्योरली एक्सपेरिमेंटल। इसको थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं बता सकते, और जो चीज़ एक्सपेरिमेंटल होती है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी आ सकती है। इट मे बी होल नंबर, ज़ीरो, फ्रैक्शनल वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट इज़ प्योरली एक्सपेरिमेंटल। It is meant for overall reaction, not for individual step। अगर कोई रिएक्शन, हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म, उसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो किसी इंडिविजुअल स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरे कंप्लीट रिएक्शन का होता है। और ये तो आपको पता चल ही गया कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इसको हम थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं लिख सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताते हैं। इसके बाद हमें देखना होता है मॉलिक्यूलैरिटी। तो अगर मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलैरिटी इज टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द बैलेंस्ड स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। तो जनरली जैसे सपोज करो कि मैंने रिएक्शन लिखा a + 2b और यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बताओ कितने हैं, ये 1 है और ये 2 है। तो हम कहेंगे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 3 है। अगर कहीं पे रिएक्शन a + b और यहाँ पे बन रहा है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, 1a 1b, तो यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आ गई, 2। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी है 2। ऐसे ही कहीं पे अगर अकेला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो तो हम उसे कहेंगे मॉलिक्यूलैरिटी 1।
अब जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 है उसे कहते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है उसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जिसकी मॉलिक्युलरिटी 1 होगी उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये रिएक्शन की कैटेगराइजेशन है। अब मॉलिक्युलरिटी जो है ये प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। अब एक और प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्युलरिटी की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 1 है, 2 है एंड 3 है। 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं आती। अब ये किस बेसिस पे बोला जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। ये कोलिजन थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई रिएक्शन होती है, सपोज करो A+4B, और यहाँ पे ये बनता है प्रोडक्ट। देखने से क्या समझ में आता है कि यहाँ तो मॉलिक्युलरिटी शुड बी क्या होनी चाहिए? 5। इट शुड बी इक्वल टू 5। बट मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक तरीके से हमें इंडिकेट करता है कि दिस रिएक्शन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसका मतलब है ये रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज नोन टू बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? विच अकर्स इन मोर देन वन स्टेप। जो रिएक्शन एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में होती हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और हर इंडिविजुअल स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होगी और इंडिविजुअल स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं आएगी। और वो जो मॉलिक्युलरिटी बोली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, वो 3 से ज़्यादा नहीं होते। अब कोलिजन थ्योरी का सिंपल सा मीनिंग क्या है? जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के होते हैं वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। वो अपने बॉन्ड तोड़ते हैं, नए बॉन्ड बनाते हैं। तो जब बॉन्ड तोड़ने की बात आती है तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। अब अगर प्रोडक्ट बना तो हम उस कोलिजन को बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए कभी भी मॉलिक्यूल 3 से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इसीलिए इन केस ऑफ मॉलिक्युलरिटी हर इंडिविजुअल स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होती है। एवरी इंडिविजुअल स्टेप हैज़ इट्स ओन मॉलिक्युलरिटी। यानी कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की कोई मीनिंग नहीं है। अब मैं आपको मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, मॉलिक्युलरिटी की कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ जो आप नोट डाउन कर लोगे। Molecularity is defined as total number of reactant molecules Molecularity is defined as total number of reactant molecules in a balanced chemical reaction and are responsible for formation of product is known as molecularity of the reaction. In case of complex reaction, every individual step has its own molecularity. Molecularity cannot be equal to 0, negative or in fraction. It will always a positive value and it will always be 1, 2, 3. For example, एक मैं रिएक्शन लेता हूँ 2Br माइनस प्लस H2O2 इन एसिडिक मीडियम। ये बनाता है Br2 प्लस 2H2O। अब आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2, और यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ पे 2। टोटल रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5। जैसे इसका रिएक्टेड मॉलिक्यूल 5 आया तो इसका मतलब है इसकी मॉलिक्युलरिटी होनी चाहिए 5। बट हमें पता है कि मॉलिक्युलरिटी सिर्फ क्या होगी? 1, 2, 3। यानी कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म देखते हैं। जब इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि
ये एक स्टेप है जो कि स्लो स्टेप है, और अगर हम इसी के फास्ट स्टेप को देखते हैं तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है, एक स्लो स्टेप है और एक फास्ट स्टेप है। जब हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किसी भी रिएक्शन का रेट डिसाइड होता है स्लोएस्ट स्टेप से। तो ये वाला स्टेप जो स्लो स्टेप है वहाँ पे देखेंगे तो मॉलिक्युलरिटी कितनी समझ में आ रही है हमें, 3। अगर फास्ट स्टेप देखेंगे तो वहाँ पे भी मॉलिक्युलरिटी कितनी समझ में आ रही है, 3। यानी कि यहाँ पे स्लो स्टेप की मॉलिक्युलरिटी भी 3 और फास्ट स्टेप की भी मॉलिक्युलरिटी 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन है। बट अगर सपोज करो किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में किसी स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 2 आ रही हो, किसी स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 3 आ रही हो, तो वहाँ पे पूरे रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी हम नहीं बता सकते। उस केस में आप हर एक इंडिविजुअल स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बताते हो। यहाँ पे भी हम इंडिविजुअल स्टेप की मॉलिक्युलरिटी ही बता रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 3। आई होप कि अब आपको मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी भी समझ में आ गई होगी। अगर हम इंडिविजुअल स्टेप की बात करें तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी दोनों सेम आती है। आप कह सकते हो फॉर ए सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर ऑलमोस्ट इक्वल। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन कहा गया है तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी दोनों की वैल्यू सेम कैलकुलेट होकर के आती है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन के लिए, मॉलिक्युलरिटी की बात की जाती है इंडिविजुअल स्टेप के लिए। तो इस चीज़ को हमें माइंड में रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, नेगेटिव, इन फ्रैक्शन और एनीथिंग एल्स, बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। Molecularity is a theoretical concept while order is experimental concept. I hope अब आप ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस समझ गए होंगे, और अगर आपसे ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस लिखने के लिए कहा जाता है तो आप लिख भी लोगे। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डाटा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में दो रिएक्टेंट हैं NO एंड Cl2, इन्होंने मिलकर बनाया 2NOCl, और हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए गए हैं। इन एक्सपेरिमेंटल डाटा में इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया NO का, Cl2 का, और इनिशियल रेट भी दिया हुआ है। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO वही है बट कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन को डबल कर दिया जाता है और रेट भी यहाँ पे डबल हो जाता है। फिर NO की कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है बट क्लोरीन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ही रखा जाता है। तो ऑब्जर्व किया जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को आप चाहो तो ओरली सॉल्व कर लो या फिर आप मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओरल सॉल्व करने का मतलब हुआ कि हमें दिख रहा है कि NO की कंसंट्रेशन को जब कांस्टेंट रखा है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोरीन की पावर 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन ये आ रहा है 1। जब क्लोरीन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है और NO की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO का कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। जब NO की कंसंट्रेशन डबल होगी तो पावर 2 होने की वजह से रेट कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO ये आ रहा है 2, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें चाहिए तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन की पावर और NO की कंसंट्रेशन की पावर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर अगर ऐड कर दें तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है 3।
और हमारा रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन वो क्या बन जाएगा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन की पावर 1। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, तो NO का स्क्वायर क्लोरीन की कंसंट्रेशन की पावर 1। हम चाहें तो किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा को पुट करके, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा को पुट करके रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे R की वैल्यू रख दिया 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। K को कैलकुलेट करना है अगर, NO की कंसंट्रेशन 0.01 की पावर 2, क्लोरीन की कंसंट्रेशन 0.01 की पावर 1। अब यहाँ से हम K कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे 0.01 का स्क्वायर इंटू 0.01, यानी कि नीचे 10⁻⁻⁶, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻²। ये आ गया मोल पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। क्योंकि आप देखो इसकी यूनिट है मोलर पर सेकेंड, और यहाँ पे मोलर स्क्वायर, और ये है मोलर। तो जो यूनिट हमें मिलेगी वो मिलेगी मोल रेज़ टू द पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब इसे हम सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारा मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल मेथड में हमने रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, NO की पावर x Cl2 की पावर y। अब वैल्यू पुट किया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो वैल्यू है वो वैल्यू है हमारे लिए 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ के NO की कंसंट्रेशन है 0.01 की पावर x, और क्लोरीन की कंसंट्रेशन 0.01 की पावर y। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसकी वैल्यू पुट किया तो 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ के रेट कांस्टेंट वही रहेगा, और यहाँ पे 0.01 ही है की पावर x, और यहाँ पे 0.02 की पावर y। अब हम जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। जो आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 1/2, K कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, 1/2 ये आएगा 1/2 की पावर y। अगर आप पावर को कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू Cl2 कितना आ गया, 1। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का डाटा रखते हैं। ये है 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴ रेट कांस्टेंट 0.02 की पावर x 0.02 की पावर y। अब y हमें वैसे पता चल चुका है, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इस बार इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1/4, K कैंसिल हो गया। इस बार y वाला भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/2 की पावर x। तो यहाँ पे हम देखें 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर x। तो कंपेयर करें अगर पावर को तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2, यानी कि NO की पावर मिल गई और Cl2 की पावर मिल गई। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन विल बी R इज इक्वल टू K NO की पावर 2 Cl2 की पावर 1। हमें कैलकुलेट होकर के आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और सम ऑफ द पावर रेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये 2 + 1, ये हमें क्या मिलेगा, 3, एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें हमसे पूछा जाता है, तो हमें अगर पूछा जाता है कि NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, तो ऑर्डर इज़ 2, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर तो ऑर्डर इज़ 1, एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 + 1 कितना आ गया, 3। रेट कांस्टेंट यहाँ भी आप कैलकुलेट कर लोगे फर्स्ट वाले मेथड में जैसे कैलकुलेट किया हुआ था। अब इस एग्जांपल को और देखते हैं, और इसे इस बार मैथमेटिकल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। ओरल तरीके से सॉल्व अगर आपसे हो जाता है इजीली तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिए गए हैं 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बनाया गया है C। आपको 3 एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए हुए हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। R इज इक्वल टू K
ए की कंसंट्रेशन की पावर लिख लिया x, बी की कंसंट्रेशन की पावर लिख लिया y। आपको मालूम है इसे कहते हैं रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो किसी भी अननोन रिएक्शन के लिए या नॉन रिएक्शन के लिए आप इस तरीके से रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो। किसी भी नॉन रिएक्शन के लिए आप रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अब हम डाटा पुट करते हैं। डाटा है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ के ए की कंसंट्रेशन गिवन है 0.03 पावर x, बी की कंसंट्रेशन भी है 0.03 की पावर y। ये हमारे लिए हो गया फर्स्ट। सेकेंड डाटा रखते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ के इस बार कंसंट्रेशन है 0.06 डबल है और बी की कंसंट्रेशन भी डबल है 0.06 की पावर y। अब फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 1/4 k विल बी कैंसिल्ड आउट और क्या मिलेगा 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर y। ये हमारे लिए बन गया एक रिलेशन। अब थर्ड डाटा पुट करते हैं 2.7 इंटू 10⁻⁻⁴ के कंसंट्रेशन है इस बार 0.06 जो ए की कंसंट्रेशन है पावर x, 0.09 इस बार बी की कंसंट्रेशन चेंज की गई है पावर y। इस बार 2 को 3 से डिवाइड करते हैं। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 1.2/2.7 इज इक्वल टू, ये तो x वाला इस बार कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2/3 की पावर y। अब हम देखें तो ये 4/9 2/3 की पावर y 1.2/2.7 इसे हम क्या लिख सकते हैं 4/9। 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर और इसे लिख लिया 2/3 की पावर y। कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू क्या आता है 2। एक बार y इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट हो गया तो जरा हम x भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर y। y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 1/4 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर 2। तो आप देखोगे 1/2 की पावर x यहाँ पे क्या आ जा रहा है 1। ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू हमें क्या मिलती है 2। यानी कि रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे a की पावर क्या बोलेंगे 0 और b की पावर क्या बोलेंगे 2। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a 0 ऑर्डर एंड विथ रेस्पेक्ट टू b सेकेंड ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 + 2 दैट इज़ 2, यानी कि रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी कि हमारी रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है। अगर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो कोई भी रेट की वैल्यू पुट कर लो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ के और 0.03 की पावर 0, 0.03 की पावर y। तो हमें मालूम है y इज इक्वल टू क्या है 2। तो रेट कांस्टेंट यहाँ कैलकुलेट होकर के क्या आएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ और 0.03 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड। ये आ गया रेट कांस्टेंट। आई होप कि आपको ये सॉल्व करने आ जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं समथिंग अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ रेट कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी इसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। अब रेट कांस्टेंट आपको मालूम है रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। जैसे ये कोई रिएक्शन है a + b और ये बना रहा है प्रोडक्ट, इसके लिए रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो k है दैट इज़ नोन एज रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1, रेट कांस्टेंट इज़ अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ k, ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन।
यानी कि रेट कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो के की वैल्यू है वो रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज फिक्स्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा। पॉइंट नंबर 4, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पॉइंट नंबर 5, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रेट कांस्टेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसे याद रखना चाहिए। रेट कांस्टेंट अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे कैसे रिलेट होता है। के डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे, दोनों न्यूमेरिकल में जो रेट कांस्टेंट की यूनिट थी वो डिफरेंट थी। आई होप कि आपको यहाँ तक ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।